हेलो फ्रेंड्स एंड मेरे फ्यूचर बीपीएससी टीचर, मैं सौरभ कुमार आपके सामने फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करेंगे। इस सीरीज में आज ये तीसरा वीडियो है जिसमें आज हम टीआरई 3 का क्वेश्चन पेपर, फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर करेंगे जिसमें हम लोग जनरल स्टडीज के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा और ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको मिलेंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन जो प्रीवियस जो वीडियो है उससे रिलेटेड आपको मिलेगा ही। तो एग्जाम के लिए आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर आपको 1000 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपका पेपर आराम से निकलेगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि आपको पता है जनरल स्टडीज में टोटल 8 क्वेश्चन मैथ्स के रहते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन मीन्स 31 टू 38 क्वेश्चन मैथ्स के रहते हैं। उसके बाद आपके क्वेश्चन जो मिलेंगे साइंस, जीके, करंट अफेयर्स, ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये 39 से हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं और मैथ्स के क्वेश्चन मैं अलग सीरीज में लेकर आ रहा हूँ, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। ठीक है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, उसको क्या बोल रहा है, कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। उसको 5 बराबर भागों में काट रहे हैं। तो 5 बराबर भागों में काटे तो अगर 2 में काटेंगे तो r/2 r/2, 3 में काटेंगे तो r/3 r/3, 4 में काटेंगे तो r/4 r/4 और 5 में काटेंगे तो r/5। तो ये r/5 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 ये रेजिस्टेंस है। अब बोल रहा है दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। इन सबको बोल रहा है पैरेलल में कनेक्ट कर दो। तो आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्शन होता है। ये सारे को हम किस में कनेक्ट कर दिए, पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब बोल रहा है इससे इक्विवेलेंट इसका कितना हो जाए, आर डैश हो जाए। देन द रेशियो आर बाई आर डैश इज। तो सबसे पहले हम आर डैश निकाल लेते हैं इन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, 1 बाई आर डैश इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 प्लस 1 बाई R5। तो आपको पता है R1 R2 R3 R4 R5 ये सारे कितने हैं, R/5 है। तो 1 बाई R डैश इज इक्वल टू R/5, मतलब 1 बाई R/5 प्लस 1 बाई R/5, ऐसे करके पाँचों का हो जाएगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1 बाई आर डैश इज इक्वल टू R/5 में 5 ऊपर चल जाएगा, 5 बाई आर प्लस 5 बाई आर प्लस 5 बाई आर प्लस 5 बाई आर प्लस 5 बाई आर। ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं डिनोमिनेटर सब सेम है तो आर ले लिए और ये सारे ऐड हो जाएंगे, 5 10 15 20 25, टोटल कितना हो गया 25। तो आर डैश कितना हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो r/25। अब ये बोल रहा है देन द रेशियो ऑफ r बाई आर डैश। तो r बाई आर डैश कितना है, r/25। तो ये कितना हो जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा, ये r और ये r से r कैंसिल, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 25। तो रेशियो जो आ जाएगा वो 25। अगर आप इतना पूरा नहीं करना चाहते हैं तो आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, अगर पैरेलल दिया है तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा होता है R/n, अगर सारे रेजिस्टेंस बराबर हैं तो जैसे यहाँ पर टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया, 5, और 5 पार्ट में कितने रेजिस्टेंस हैं, सारे के सारे R/5 हैं। तो ये कितना हो गया, R/25। तो ये ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं, अगर सारे के सारे रेजिस्टेंस इक्वल हैं और अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो सीधा R/n कर सकते हैं, और अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है तो आप उनको n/r लिख सकते हैं। तो सीरीज के लिए गुना हो जाता है और पैरेलल के लिए
डिवाइड हो जाता है। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये आर, ये 25 सी नंबर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर है, आप हीटर देखे होंगे, इलेक्ट्रिक हीटर है ना, जिसपे पहले खाना ही बनता था, और इलेक्ट्रिक हीटर जो रूम हीटर जैसा होता है उसमें कॉइल लगा होता है, जिसका रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधकता दिया हुआ है, प्रतिरोध 8 ओम दिया हुआ है, और इससे कितना करंट पास हो रहा है, 15 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, कितने घंटे, कितने टाइम में, 2 घंटे तक पास हो रहा है। आपको बताना है रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर, ऑप्शन किस में है, वॉट में। तो वॉट में किसका होता है, पावर का होता है, और पावर आपको पता है क्या होता है, पावर वर्क अपॉन टाइम होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट के केस में पावर कितना होता है, V इंटू आई। अब यहाँ V तो नहीं है, I है केवल, तो हम V को हम क्या लिख सकते हैं, V को हम IR लिख सकते हैं, और ये I पहले से, तो पावर कितना हो जाएगा, I स्क्वायर R हो जाएगा। ठीक है, अब I स्क्वायर R निकाल लो आप, तो I कितना है 15 स्क्वायर, और R कितना है 8, तो ये कितना हो जाएगा 225 इंटू 8, तो इतना, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 8 पचे 40 के इसमें हाथ मेरा 4, 8 दूनी 16 और 4 20 में हाथ मेरा 2, और 16 और 2 18, 1800 वाट। ऑप्शन है नहीं है ना, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, रेट ऑफ हीट एट विच डेवलप हीट इज डेवलप इन द हीटर, तो पावर कितना है हीटर का वो बताने बोल रहा है, क्योंकि अगर हीट निकालने बोलता है तो वो तो जूल में रहता है ना। ठीक है, V इंटू आई, और अगर V और I दोनों दिया है तो आप मल्टीप्लाई कर लें, अगर V नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, इसको IR में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R। उसी तरीके से सपोज V दिया हुआ है, I नहीं दिया है, तो V को हम I को क्या लिख सकते हैं, V बाई आर, तो इसको हम V स्क्वायर बाई आर, आप जैसे क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन किस कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं क्वेश्चन, जनरल स्टडीज़ में जनरल फिजिक्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर, कौन सा लेंस आप प्रीफर करेंगे वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन द डिक्शनरी, स्मॉल लेटर जो डिक्शनरी में होता है उसको रीड करने के लिए। तो आप देखे होंगे रीडिंग के लिए जो ग्लास यूज़ करते हैं, लेंस यूज़ करते हैं, वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। बाकी तो दोनों क्या दिया हुआ है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में तो दूर की चीज़ों को देखने के लिए यूज़ करते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस में पास की चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज, ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। तो आपको पता है आई में जो इमेज बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो कहाँ बनता है, पीछे रेटिना पे बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेटिना हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इस नॉट पे ध्यान दीजिएगा, पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। देखिए हिंदी में क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो आपको पता है अंडाशय तो मादा में होता है, गर्भाशय भी मादा में होता है, लेकिन शुक्रवाहिका जो है वो किस में होता है, मेल में होता है, बाकी ये दोनों जो होता है वो किस में होता है, फीमेल में। तो कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिका। इसको देख लीजिए इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंडाशय को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी, गर्भाशय को यूट्रस, और शुक्रवाहिका को बोलते हैं वैस डिफरेंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि ये मेल में होता है। उसके बाद द एंथर कंटेन्स, एंथर, एंथर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पराग कोश। ओके, तो बोल रहा है पराग कोश में क्या होता है, तो आपको पता है ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, पराग कोश में क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। पराग कोश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंथर बोलते हैं, और पराग कण को क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल मतलब अलैंगिक, ठीक है। अलैंगिक रिप्रोडक्शन में टेक प्लेस थ्रू बर्डिंग, मतलब बर्डिंग एक प्रोसेस है, ठीक है। किसका? अलैंगिक रिप्रोडक्शन का, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो उसमें बर्डिंग किस में होता है? अमीबा में होता है कि ईस्ट में होता है कि प्लाज्मोडियम में होता है? तो देखिए, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके कई विधि होते हैं, जिसमें से एक तो आपका दिया हुआ है क्या? बर्डिंग। बर्डिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुकुलन। एक आप सुने होंगे जो नॉर्मल है, एक आप सुने होंगे फीजन। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विखंडन। ओके। एक होता है हमारा बीजाणु जनन। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। ये सारे विधि हैं किसके? अलैंगिक रिप्रोडक्शन या फिर अलैंगिक जनन के। उसके बाद एक होता है हमारा पुनर्जनन। इसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक है। उसके बाद एक होता है हमारा कायिक जनन। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और एक आखिरी जो होता है वो होता है खंडन। और खंडन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि इनमें से किसमें बर्डिंग होगा? अमीबा में कि ईस्ट में कि प्लाज्मोडियम में? तो जो मुकुलन होता है, मुकुलन विधि क्या होता है कि जो पेरेंट जो रहता है, सबसे पहले असेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या होता है? सिंगल पेरेंट रहता है। इसमें एग और स्पर्म की ज़रूरत नहीं होती, मतलब मेल और फीमेल की ज़रूरत नहीं होती। ये क्या होता है? सिंगल पेरेंट होता है। तो मुकुलन मतलब क्या होता है? जो सिंगल पेरेंट रहता है उसमें क्या होता है? अलग अलग से क्या निकलता है? ये कली जैसा निकलता है, और ये फिर आगे चल के क्या हो जाता है? ये अलग अलग टूट जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बर्डिंग बोलते हैं या मुकुलन बोलते हैं। तो बर्डिंग जो होता है वो किस में होता है हमारा? यहाँ पर ईस्ट में होता है, ठीक है। ईस्ट में होता है। और अगर आपसे और अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो ईस्ट हो गया, आप हाइड्रा हो गया और स्पॉन्ज हो गया। ये इसमें क्या होता है? ये किस में होता है? बर्डिंग इन तीनों में होता है। किसमें? हाइड्रा में, स्पॉन्ज में और ईस्ट में। ओके। अमीबा में क्या होता है? तो अमीबा में याद रखिएगा क्या होता है? विखंडन होता है। विखंडन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये एक कोशिका है, उसमें क्या रहता है? बीच में नाभिक रहता है। तो क्या होता है? नाभिक पहले टूट करके दो भाग में ऐसे करके टूटता है, और टूट के ये क्या हो जाता है? दो भाग में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या करता है? दो अलग अलग कोशिका का निर्माण करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विखंडन बोलते हैं। तो विखंडन किस में होता है? विखंडन होता है हमारा, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, विखंडन किस में होता है? अमीबा में होता है, युगलिना में होता है, ठीक है। और साथ ही साथ पैरामीशियम में होता है। तो आप याद रखिएगा किसका? बर्डिंग का। बर्डिंग किस में होता है? ईस्ट में, हाइड्रा में और स्पॉन्ज में। और फीजन या विखंडन किस में होता है? अमीबा में, इग्लिना में और पैरामीशियम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन? मतलब जब इनडाइजेशन होता है, मतलब जब खाना पचता नहीं है, है ना,
अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं? तो अपच कब होता है? जब हम कुछ ऐसा खा लेते हैं, तो आपको पता है हमारे पेट में क्या रहता है? एसिड रहता है, HCl। तो जब हम कुछ ऐसा खा लेते हैं ऑयली तो क्या होता है? एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं ना एसिडिटी हो गया पेट में। तो एसिडिटी होने का मतलब एसिड का अमाउंट बढ़ गया। तो इस एसिड के अमाउंट को कम करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बेस यूज़ करेंगे या क्षार यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्षार यूज़ होता है, ये क्या करता है? इस एसिडिटी को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो आप देखे होंगे जब आप इनो खाते हैं, इनो, तो इनो में देखिएगा क्या क्या रहता है? बेकिंग सोडा रहता है। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या करता है? ये एसिडिटी को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो इसको हम लोग ये जो आपका इनो रहता है, इस इनो में क्या रहता है? पीछे देखिएगा लिखा रहता है एंटासिड, और साथ ही साथ लिखा रहेगा बेकिंग सोडा। ठीक है, तो कभी भी अपच हो जाए या इनडाइजेशन, क्योंकि एसिड का अमाउंट बढ़ गया, तो एसिड का अमाउंट बढ़ने के लिए बढ़ गया, तो उसको कम करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? उसका उल्टा। तो यही है एंटासिड। ओके, 46 का आंसर। नेक्स्ट है हमारा 47। द टास्क ऑफ प्रोसेसिंग सिटीजनशिप एप्लीकेशन अंडर द CAA विल बी अंडरटेकन बाई। मतलब कि CAA के अंतर्गत जो नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? CAA क्या है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। आपको पता है नागरिकता के लिए अलग से कानून CAA आया है, तो इसका आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? तो आपको पता है इसको CAA को कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय देखता है। तो गृह मंत्रालय इसके निष्पादन के लिए अलग अलग विभाग को क्या जिम्मेदारी दिया गया है? तो ये डाक विभाग को भी दिया गया है, जनगणना विभाग को भी दिया गया है, और केंद्रीय सुरक्षा IB को भी दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों हो जाएगा। तो उपयुक्त एक में से अधिक, ये क्या है? मल्टी विभाग है। मल्टी विभाग मतलब बहुत सारे विभाग को ये क्या दे के रखा है जिम्मेदारी? कौन? ये गृह मंत्रालय। तो इसका आंसर ये तीनों हो जाएगा, डाक विभाग भी, जनगणना विभाग भी, और केंद्रीय सुरक्षा IB भी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 47 का D, एक से अधिक, पोस्टल, सेंसस और सेंट्रल सिक्योरिटी IB। अब ये सारे क्या हैं? 2024 के करंट अफेयर्स है ना, ये 48 क्वेश्चन देखिए। 2024 में उस समय इंडिया ने जो UPI चलता है वो किस कंट्री में लॉन्च किया था? कब? 2024 में। तो जो PM हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो मॉरिशस एंड श्रीलंका में UPI क्या किए थे? लॉन्च किए थे। तो यहाँ पर श्रीलंका तो ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मॉरिशस। बट अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि सबसे पहले UPI किस कंट्री में लॉन्च हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। फर्स्ट कंट्री वेयर UPI इज लॉन्च्ड, तो क्या हो जाएगा? नेपाल। बट ये 2024 का क्वेश्चन है, करंट अफेयर, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस और साथ ही साथ श्रीलंका। 49th क्वेश्चन, तो ये तो आपको पता होगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसरो ने 2024 में एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था जो एस्ट्रोनॉट को ले जाएगा, उसका नाम क्या था? गगनयान। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। गगनयान के थ्रू इसरो ने 2024 में हमारे जो एस्ट्रोनॉट हैं उनको कहाँ ले गए थे? स्पेस में ले गए थे। अब कौन सी कंट्री G7 का मेंबर नहीं है? तो कनाडा है, USA है, रशिया नहीं है। जो G7 है वो पहले क्या हुआ करता था? G8 हुआ करता था, जिसमें रशिया भी था, लेकिन बाद में रशिया को अराउंड आई थिंक 2014 में रशिया को बाहर कर दिया गया था, तो ये G8 से G7 बन गया। तो इसमें कौन नहीं है? रशिया नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस इन्वॉल्व इन अचीविंग ग्रीन हाइड्रोजन।
किस प्रोसेस के थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, ये किसका क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो किस प्रोसेस के थ्रू बनता है ग्रीन हाइड्रोजन, तो ये है इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू बनता है। इलेक्ट्रोलिसिस को क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन के थ्रू क्या बनाते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। कैसे बनाते हैं, जो पानी रहता है पानी में क्या कराते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, एक तरफ एनोड लेते हैं और एक तरफ कैथोड लेते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं किससे, बैटरी से, और ये पानी है। तो पानी जो H2O है वो दो भाग में टूटेगा, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एक है वो एक इस तरफ जाएगा और एक इस तरफ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है जो पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, और जो नेगेटिव से कनेक्टेड रहता है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। तो एनोड पॉजिटिव है तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में नेगेटिव कौन रहता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ, और हाइड्रोजन किधर जाएगा, कैथोड की तरफ। इसको आप याद रख सकते हैं पाव से, P4 पॉजिटिव, A4 एनोड और O4 ऑक्सीजन। क्वेश्चन पूछता भी है कि विद्युत अपघटन जब वाटर का करेंगे तो एनोड पे कौन जा कर के बैठेगा, तो कौन बैठेगा, ऑक्सीजन। और कैथोड पे कौन बैठेगा, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है कैथोड, और उस पर कौन बैठेगा, हाइड्रोजन NCH। ठीक है, आप पाव से याद रखिए, पाव PAO, P फॉर पॉजिटिव, A फॉर एनोड और O फॉर ऑक्सीजन। तो यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम ग्रीन हाइड्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई ईंधन नहीं जलने वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू रिवाइज डिसीज्ड इंडिविजुअल्स। मतलब इसका हिंदी देखिए, कौन सी तकनीक है जो मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है। तो आप देखे होंगे AI का यूज़ करके अभी हम क्या करते हैं, कोई भी जिसमें जान नहीं है उसको भी हम क्या कर देते हैं, उसमें भी हम मोशन करके दिखा सकते हैं। मतलब कि जो जीवित नहीं है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, जान को भर सकते हैं, किसके थ्रू, AI। और AI का पार्ट ही डीप फेक है, तो ठीक है इसका आंसर कौन होगा, AI। उसके बाद नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन, 2024 के जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है। तो ये 2024 का इंडेक्स है। तो पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, मतलब कि किस जगह पर रहना ज़्यादा आसान है, मतलब कहाँ की चीज़ें ज़्यादा सस्ती है जीवन जीने के लिए, मतलब कहाँ फूड, शेल्टर और ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें जो नॉर्मल लाइफ के लिए ज़रूरी है, कहाँ सस्ती है, बेटर कहाँ पर है, इन सब में इंडिया से बेटर कहाँ है। तो जो इंडेक्स आया था उसमें पाकिस्तान को दिखाया गया था इंडिया से बेटर, मतलब पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा सस्ती है सरवाइव करने के लिए एज़ कम्पेयर टू इंडिया, जो कि कहीं ना कहीं विरोधाभास है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है इंडिया से ज़्यादा महंगी चीज़ें, मतलब चीज़ें ज़्यादा महंगी है, आटा हो गया, चाहे गैस हो गया, चाहे चीनी, दूध, ये सारी चीज़ें। इन्फ्लेशन बहुत हाई है पाकिस्तान में, बट फिर भी इस इंडेक्स के अनुसार पाकिस्तान बेटर है इंडिया से कॉस्ट ऑफ लिविंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, हु सपोर्टेड गांधी जी इन चंपारण। तो आपको पता है चंपारण 1917 में गांधी जी गए थे, किनके रिक्वेस्ट पे गए थे, राजकुमार शुक्ल के, है ना, के रिक्वेस्ट पे गांधी जी कहाँ गए थे, चंपारण गए थे। तो पूछ रहा है हु सपोर्टेड गांधी जी इन चंपारण सत्याग्रह इन 1917 इन सपोर्ट ऑफ फार्मर। कौन उनका सपोर्ट किए थे, गांधी जी के साथ कौन कौन गए थे कहाँ, चंपारण में। तो गांधी, बिरसा मुंडा आपको पता है, ये तो बिरसा मुंडा कहाँ, झारखंड के थे, एक क्या क्रांतिकारी थे, सोचा ये आदिवासी के मतलब भगवान माने जाते थे। ठीक है, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, जी हाँ राजेंद्र प्रसाद सही आंसर है। और ये सत्यनारायण सिन्हा नहीं थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, तो सत्यनारायण सिन्हा नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा।
ठीक है। तो जो गांधी जी के साथ चंपारण जो गए थे, एक राजेंद्र प्रसाद गए थे, एक गए थे अनुग्रह नारायण सिन्हा, और एक गए थे ब्रज किशोर, ठीक है, प्रसाद। ये 3 गए थे गांधी जी के साथ। कहाँ? चंपारण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55, मून लाइक प्लैनेट। कौन सा ग्रह है जो चंद्रमा के जैसा दिखता है? तो चंद्रमा के जैसा जो ग्रह दिखता है वो कौन है? मरकरी। मरकरी मतलब बुध ग्रह। तो बुध ग्रह के बारे में हम क्या जानते हैं? बुध ग्रह सबसे, जो सोलर सिस्टम है, बुध ग्रह सबसे पास का है, सन के सबसे पास, सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। और क्या है? सबसे छोटा भी है ना, सबसे पास का है, सबसे छोटा है। और सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में इसको कितने दिन लगते हैं? 88 दिन लगते हैं। ठीक है, सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाने में इसको कितने दिन लगते हैं? 88 दिन लगते हैं। और साथ ही साथ 2 ऐसे ग्रह भी हैं सोलर सिस्टम में जिसकी कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। जैसे आपको पता है पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो एक मर्क्यूरी है और दूसरा वीनस है, जिसके कोई उपग्रह नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पूछ सकता है कि सोलर सिस्टम में किसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं, किसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? उपग्रह सबसे ज़्यादा किसके हैं? सबसे ज़्यादा शनि के हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सबसे बड़ा उपग्रह, तो सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो किसका है? आपका बृहस्पति का है। ठीक है, तो और उसका नाम क्या है? गैनीमेड। ये याद रखिएगा, बृहस्पति का जो उपग्रह है गैनीमेड, ये सबसे क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है पूरे सोलर सिस्टम का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 56। तो 56 है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल्स विच इज़ द ओरिजिन प्लेस ऑफ अ मैन। मतलब जो फॉसिल्स के बेसिस पे जो जो आदमी का जो उत्पत्ति है, मानव की उत्पत्ति, उसका केंद्र कौन सा है जीवाश्म के आधार पर? तो ये माना जाता है कि अफ्रीका का जो रिफ्ट घाटी है, रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, ये मानव उत्पत्ति का केंद्र है। ठीक है, 56 का। उसके बाद क्वेश्चन है 57 कि इन इंडिया ड्राई पॉइंट सेटलमेंट इज फाउंड इन। ड्राई पॉइंट सेटलमेंट का मतलब कि जहाँ पर बाढ़ नहीं आती। ठीक है, शुष्क बिंदु, ये रहा क्वेश्चन हिंदी में। भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है, कहाँ मिलती है? तो आप देखे होंगे शुष्क बिंदु बस्ती कहाँ मिलेगी? बाढ़ क्षेत्र में तो नहीं मिलेगी। ठीक है, फ्लड प्रॉन एरिया में तो नहीं मिलेगा। फिर बीकानेर, तो बीकानेर शुष्क बिंदु है लेकिन उसमें भी कुछ जगहों पर बाढ़ आ जाती है, तो ये भी आंसर नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश आपको पता है ये राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली का जो पार्ट है वो हमारा अरावली प्रदेश है। तो ये इसको माना जाता है शुष्क बिंदु बस्ती, या फिर बोल सकते हैं ड्राई पॉइंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरावली रीजन। और अरावली से याद आया, अरावली जो रेंज है वो वर्ल्ड की सबसे पुरानी रेंज है। ठीक है, सबसे पुरानी रेंज कौन सी है? अरावली रेंज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार पैडी क्रॉप प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। धान की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो धान की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? रोहतास में होती है। और गेहूँ भी सबसे ज़्यादा रोहतास में ही होता है, गेहूँ धान, ये ध्यान रखिएगा। बिहार में सबसे ज़्यादा गेहूँ और धान कहाँ होता है? रोहतास में होता है। उसके बाद नेक्स्ट 59 क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑन विच माउंटेन इज तेहरान सिचुएटेड। कौन से माउंटेन पे तेहरान सिचुएटेड है? तो ये देखिए, ये भी करंट अफेयर के क्वेश्चन को क्या बना दिया गया है? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है ईरान और इजराइल में अभी क्या हो रहा है? वॉर हो रहा है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो तेहरान जो है वो अलबुर्ज माउंटेन जो है उसके बीचों बीच है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अलबुर्ज। जिस ये जैग्रॉस और माकरान, ये सारे कहाँ हैं? ईरान नहीं है। ठीक है, ये सारे ईरान में है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है
किस माउंटेन पे तेहरान है, तो तेहरान क्या है, अलबुर्ज पर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन है, तो पूर्वी घाट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन है, महेंद्रगिरी जो है आपका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। सो फ्लोरा एंड फौना के मतलब क्षति के लिए इनमें से कौन सा कथन वनस्पति और जीवों, वनस्पति और जीव को ही बोलते हैं क्या, फ्लोरा एंड फौना की कमी का वैध कारण नहीं है। किसके कारण से वनस्पति और जीव का मतलब कम नहीं हो रहे हैं, आपको बताया नहीं हो रहा है, तो कृषिगत फैलाव से तो हो रहा है, क्योंकि क्या जंगल को काट के, आपको पता है स्टार्टिंग में क्या होता था, जंगल को काट करके क्या किया जाता था, खेती किया जाता था, तो कृषिगत फैलाव तो इसका रीज़न है। बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास करने के लिए क्या करते हैं, जंगल को काट देते हैं, नए नए कंपनी स्टैब्लिश या फिर रोड बनाना या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो ये भी इसके कारण भी विनाश हो रहा है। चराई और चलाने की लकड़ी का एक भी कारण, तो चराई करने से, गाय के घास खाने या बकरी के घास खाने से थोड़ी ना इसमें कमी आ जाएगी, तो ये ऑप्शन सही होगा, इसके कारण नहीं हो रहा है। बाकी दो कारण से होता है वनस्पति और जीवों का विनाश, है ना, सो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 62 है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किसमें होगा, भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63, बोल रहा है हु वॉज द वायसराय, कौन था वायसराय कब, जब जालियांवाला मैसेकर हुआ था, जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, तो इस समय वायसराय कौन था, तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड ही है। लॉर्ड कर्जन तो कब था, जब बंगाल का विभाजन हो रहा था 1905 में, तो ये तो नहीं था। उसके बाद लॉर्ड इरविन, तो लॉर्ड इरविन क्या आपको पता है, इरविन और गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, 1931 के अराउंड हुआ था, है ना, जब महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया था, तो उस समय लॉर्ड इरविन थे। तो 1919 में जो वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, WC बनर्जी, और फर्स्ट INC का जो मीटिंग हुआ था वो कब हुआ था, 1885 में, इसी समय क्या होता है, इसका इस्टेब्लिशमेंट भी हुआ था। तो WC बनर्जी जो थे वो सबसे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 1886 में कौन थे, 1886 में आपके थे दादा भाई नेहरू, और जब 1885 में WC बनर्जी थे उस समय मीटिंग कहाँ हुआ था, मुंबई में। उसके बाद बने थे दादा भाई नेहरू 1886 में, कहाँ, कैलकाटा में। उसके बाद बने थे बदरुद्दीन तैयब जी, कब, 1887 में, ये कहाँ था, ये बने थे आपका ये मद्रास में। ठीक है, तो पहला कलकत्ता में, पहला मुंबई में WC बनर्जी, दूसरे दादा भाई नेहरू जी कैलकाटा में, उसके बाद तीसरा जो थे कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में मद्रास में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 1887 में कौन थे INC के, ये भी पूछा गया है। दादा भाई नेहरू जी किस साल बने थे, 1886 में, कौन से अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। और 1888 जो चौथा है वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था इलाहाबाद में, और उस समय कौन थे, जॉर्ज यूले को बनाया गया था प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 4। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें और क्या याद रख सकते हैं कि दादा भाई नेहरू जी जो थे वो 3 बार प्रेसिडेंट बने थे। एक तो मैंने बताया 1886 में, एक बने थे 1893 में, और 93 में, और एक बने थे 1906 में। तो 1886 में जो बने थे वो कहाँ था, कैलकाटा में ही था।
1906 में भी जो बने थे वो भी कहाँ था, कैलकाटा में ही था, जिसमें 6 है वो कैलकाटा में। और 1893 में जो बने थे वो कहाँ था, लाहौर में था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद जो W.C. बनर्जी फर्स्ट टाइम तो ये 1885 में बने थे, तो पूछता है कि ये दोबारा कब बने थे, तो ये दोबारा 1892 में फिर से बने थे, और उस समय जो अधिवेशन था वो कहाँ हो रहा था, इलाहाबाद में हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, कौन है, दादा भाई नेहरू जी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ऊपर से हिस्ट्री के जितने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं सब रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। तो क्विट इंडिया मूवमेंट आपको पता है महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, भारत छोड़ो आंदोलन कब, 1942 में, और ये प्रस्ताव कब पारित हुआ था, 8 अगस्त को, और लागू कब से हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था, 1920 में। 1920 से कब तक, 1922 तक, बट फरवरी 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या ले लिया था, वापस ले लिया था। क्यों, क्योंकि लोगों ने, यहाँ पर आपको पता होगा चौरी चौरा का इंसिडेंट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन, तो इन्होंने कहा था हम अहिंसा के द्वारा अंग्रेजों को बाहर करेंगे, लेकिन चौरी चौरा में क्या हुआ था, लोगों की भीड़ ने एक पुलिस थाने को क्या कर दिया था, जला दिए थे। ठीक है, और ये चौरी चौरा कहाँ है, गोरखपुर में। तो पूछा जाता है कि कब गांधी जी ने वापस लिया था, तो 12 फरवरी 1922 को। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौरी चौरा कहाँ है, गोरखपुर जिले में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, चौरी चौरा कहाँ है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 67 क्वेश्चन, हु वॉज द लीडर ऑफ बारदोली। तो बारदोली सत्याग्रह का लीडर कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहीं पर महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है हमारा 68 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ होम रूल मूवमेंट। तो होम रूल मूवमेंट से कौन एसोसिएटेड नहीं है, तो आपको पता है एनी बेसेंट तो होम रूल से जुड़े हुए थे, होम रूल मूवमेंट से। एनी बेसेंट साउथ में, और ये बाल गंगाधर तिलक इधर जो आपके मुंबई और इधर नॉर्थ में, नॉर्थ और सेंट्रल में बाल गंगाधर तिलक इसको क्या कर रहे थे, चला रहे थे। सरोजनी नायडू इससे जुड़ी हुई नहीं थी, सरोजनी नायडू तो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो होम रूल मूवमेंट से कौन नहीं जुड़े हुए हैं, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, हु फाउंडेड द बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी इन 1920। तो ये जो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी है ये 1908 में फाउंड हुआ था। अभी 1920 ये क्यों दिया है ये नहीं पता, तो 1908 में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी फाउंड हुआ था। ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि 1908 में जो बिहार प्रोविंशियल कमेटी हुआ, फाउंड किया गया था, वो कहाँ किया गया था, तो कहाँ किया गया था, पटना में किया गया था। और इसके जो मेंबर थे वो कौन थे, जो फाउंडेड मेंबर थे वो थे हमारे मजहरूल हक थे। आपको पता होगा मजहरूल हक, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। हसन इमाम, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट है, हसन इमाम। उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद। उसके बाद दीप नारायण सिंह, दीप नारायण सिंह। और एक लास्ट है सरफराज हुसैन। तो इसमें से कोई नाम है क्या, मजरूल हक भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए नन ऑफ द अबव। ओके, ये आपको याद रखना है कि बिहार प्रोविंशियल जो कांग्रेस कमेटी है इसकी स्थापना 1908 में पटना में हुई थी, और इसके जो संस्थापक सदस्य थे वो मजरूल हक थे, हसन इमाम थे, सच्चिदानंद, दीप नारायण और सरफराज
हुसैन, ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये मजहरूल हक हो गए, सच्चिदानंद हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंडिया मतलब सेंट्रल के एग्ज़ाम के लिए भी और बिहार के लिए भी। तो ऑल इंडिया, ये यूपी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यूपी के एग्ज़ाम में भी। ऑल इंडिया किसान सभा AIKS वॉज फाउंडेड इन 1936 इन बिहार अंडर लीडरशिप ऑफ, तो ये बहुत ही फेमस नॉन पर्सनालिटी हैं, कौन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और ये जो ऑल इंडिया किसान सभा है, ये 1936 के लखनऊ अधिवेशन में इसको बनाया गया था, ठीक है। और इसके जो मतलब लीडर थे वो कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। और ये जो अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था, 36 में, कौन से 36, अप्रैल 1936 में। तो ये था टोटल एनालिसिस। TRE, ये कौन सा पेपर था हमारा, TRE 3 का पेपर था, ठीक है, TRE 3 का फिजिक्स का पेपर था। तो इसका जो 8 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो आप ये सारे सीरीज़ को देखें, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे उठा के देखिए। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए, सारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको भी आप उससे सॉल्व कीजिए। आप देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी टाइप से आप अपनी क्या कीजिए, प्रिपरेशन को आगे कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।